Our class is running. In our previous class, we discussed about infinitive. We have read about infinitive, what is infinitive, how many parts of infinitive, what are the functions of infinitive. We have completed this topic. Now, the second part of non-finite verb is the gerund. Today's class, we are going to discuss on gerund. What is gerund? And what are the functions of gerund? We will discuss on this topic. Dear students, gerund is a verb. Now, we start our class. तो gerund is a verb. It is a verb. यानी gerund एक verb होती है और ये verb जब इस verb में ing जुड़ जाता है यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब ये अपने साथ आईएनजी फॉर्म ले लेता है तो ये क्रिया नाउन का काम करने लग जाती है. इट मींस ए वर्ब विद आईएनजी फॉर्म फंक्शंस एज ए नाउन इज कॉल्ड जीरो. जब कोई क्रिया अपने साथ आईएनजी फॉर्म ले लेती है, आईएनजी फॉर्म लेकर के वो क्रिया जब नाउन का काम करने लग जाती है उसे हम gerund कहते हैं. अब gerund की जब बात की जाएगी तो चूंकि gerund भी किसी वर्ब को, gerund ने काम क्या किया, ये किसी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका भी एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं वर्बल नाउन. रिमेंबर द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास को याद करते हैं तो जब हमने टू इंफिनिटिव की बात की थी तो टू इंफिनिटिव में भी किसी क्रिया को संज्ञा बनाने का काम किया था. लेकिन टू इंफिनिटिव जो होता है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेकर के किसी क्रिया को संज्ञा बनाता है, जबकि gerund जो होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के वो किसी क्रिया को संज्ञा बनाता है. अब चूंकि ये एक वर्बल नाउन होता है, जब ये वर्बल नाउन होता है मतलब ये नाउन का काम करता है तो हम कह सकते हैं कि इसके भी वही फंक्शन होंगे जो आपने टू इंफिनिटिव के देखे थे. तो जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि gerund का फंक्शन क्या होता है तो देखिए gerund के फंक्शन क्या क्या होते हैं. एज चूंकि सिंस gerund इज ए वर्बल नाउन, gerund इज ए नाउन, चूंकि gerund एक नाउन होता है, एक वर्बल नाउन होता है, इसलिए जो इसके फंक्शन होंगे मैं बात करूंगा फंक्शंस ऑफ ए gerund. यानी gerund का फंक्शन क्या होता है, gerund कितने प्रकार से काम करेगा, gerund क्या क्या काम कर सकता है. अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि सिंस gerund इज ए नाउन सो इट कैन फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट. चूंकि ये एक नाउन होता है और नाउन होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पहला जो इसका फंक्शन होगा वो एक सब्जेक्ट का होगा, यानी एज ए सब्जेक्ट. यानी gerund जो होगा वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है. gerund is a noun which can function as a subject. यानी किसी क्रिया का किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है. अब जैसे हम देख रहे हैं, मैंने कहा स्विमिंग. अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए. मैंने कहा स्विमिंग
Swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. यदि इस वाक्य में हम देखते हैं तो चूंकि स्विमिंग आ रहा है और ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रही है या क्रिया है, क्रिया ने अपना काम छोड़ दिया और ये क्रिया किसका काम करने लग गई। यहाँ पर in this sentence the word swimming is functioning as a subject. मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो शब्द ये स्विमिंग दिया हुआ है, ये स्विमिंग शब्द इस वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है। अब जब ये कर्ता का काम करेगा तो डेफिनेटली अभी क्रिया तो नहीं, ये क्रिया नहीं रही। अभी क्रिया नहीं है तो इसका फंक्शन किसका हो गया, जो कि सब्जेक्ट का फंक्शन है और जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए मैं इसे कहूंगा कि यह एक नाउन है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, यह एक नाउन है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे और बात करते हैं। मैंने कहा एक सेंटेंस और देखिए, लर्निंग इंग्लिश is not difficult. Learning English is not difficult. अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं तो यहाँ क्रिया है लर्न, जिसमें हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, यानी लर्न इज वर्ब और यहाँ ये लर्न क्रिया में आईएनजी जुड़ गया और जब इस क्रिया ने आईएनजी ले लिया तो इस क्रिया का जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट का हो गया। लर्निंग इंग्लिश ये पूरा ही यहाँ तक एक सब्जेक्ट है। अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है, तो लर्निंग की जब बात की जाएगी तो लर्निंग क्या है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है और जब इस क्रिया ने आईएनजी ले लिया तो इस क्रिया का जो फंक्शन हो गया वो एज सब्जेक्ट हो गया। यानी लर्निंग जो शब्द है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अपने सब्जेक्ट का। और जब ये काम सब्जेक्ट का कर रहा होगा तो आपको पता ही होगा जो शब्द सब्जेक्ट का काम करेगा उसे हम नाउन कहते हैं। तो पहला इसका जो फंक्शन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जेरेंट का जो फंक्शन होता है वो पहला फंक्शन किसका हो गया, ये एज सब्जेक्ट का काम करता है। जेरेंट जो होता है, जेरेंट का पहला कार्य होगा कि वो किसी वाक्य में ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अब मैं इसके दूसरे कार्य की, इसका सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका जो सेकंड फंक्शन होगा, इट मे बी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो मैं कह सकता हूं कि ये किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी इन्फिनेटिव सॉरी जेरेंट जो होता है, जेरेंट किसी क्रिया का, ये किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दूसरा जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पहला फंक्शन हमने देखा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो उदाहरण देखिए, कुछ एग्जांपल देखनी है। जैसे मैंने कहा आई लाइक्स टीचिंग, आई लाइक्स टीचिंग या टीचिंग इंग्लिश, आई लाइक्स टीचिंग इंग्लिश। अब जब इस वाक्य में हम देखते हैं तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आई की तो ये आपका सब्जेक्ट है, जब लाइक्स की बात की गई तो ये आपकी वर्ब है, लेकिन जब हम बात करेंगे टीचिंग की तो यदि हम इस टीचिंग शब्द की बात करें तो ये जो टीचिंग शब्द है ये इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी अपने पास में एक तरीका होता है। आप क्रिया से क्या से प्रश्न पूछ लीजिए और क्या से प्रश्न पूछने पर जो आपको आंसर मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब मैं यहाँ से प्रश्न पूछता हूँ कि आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है, तो मुझे क्या पसंद है, तो क्या का जब आंसर हम प्राप्त
जब हम पूछते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो टीचिंग मिलता है, टीचिंग इंग्लिश। तो टीचिंग ने किसका काम किया? यहाँ पर टीचिंग का जो काम है वो है ऑब्जेक्ट का। तो मैं यही कह रहा था कि जिरेंट जो होता है वो किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और उदाहरण देखते हैं सी does not want cooking. She does not want cooking. वह कुकिंग नहीं चाहती है, कुकिंग करना नहीं चाहती है। तो देखिए क्या नहीं चाहती है, तो जब हम कुकिंग की बात कर रहे हैं तो ये कुकिंग जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, और चूंकि जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका फंक्शन किसका होगा? नाउन का होगा। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इसका फंक्शन किसका होगा? नाउन का होगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तीसरा जो इसका फंक्शन होगा, अब हम इसके तीसरे कार्य की बात करते हैं। इसका तीसरा फंक्शन क्या होता है? तो एज ए कॉम्प्लीमेंट, इसका तीसरा जो काम होता है ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट कंप्लीट्स, जो कंप्लीट करने वाला होता है, अर्थात ये किसी के सिमिलर होता है, समान होता है, किसी का अर्थ कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं जैसे सी लाइक्स, सी या माई हॉबी, माई हॉबी इज योर टीचिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाक्य में अब ये वाक्य में बड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। यदि हमने जीरेंट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो निश्चित रूप से हम इस वाक्य में गलती करते हैं। और देखिए गलती क्या करते हैं, अब मैंने जब इस वाक्य में पूछा कि इस वाक्य का टेंस कौन सा है, तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर दैट देयर इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हम में से ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कि इज हमारा रहा है। देखो यहाँ पर इज दिया गया है और इसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई भी दिया गया है, और डेफिनेटली यहाँ पर जो फॉर्म बना हुआ है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बना हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पर ये टेंस नहीं है। पहले तो हम विचार करें, यदि आपको जिरेंट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो निश्चित रूप से आप यही गलती करेंगे। तो विद्यार्थियों यहां पर इस वाक्य में हम देख रहे हैं तो यहां पर कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो सकता है? देखो आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है। तो देखो यहां पर जब हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो ये टीचिंग जो शब्द है वो टीचिंग एक क्रिया नहीं है, ये क्रिया अब क्रिया नहीं रही। हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि जीवन में क्या होता है, जीवन में एक क्रिया जो होती है वो अपना काम छोड़ देती है और वो एक दूसरे काम में लग जाती है। तो यहाँ पर टीचिंग का काम क्या होगा? टीचिंग का काम है यहाँ पर नाउन, ये नाउन का काम कर रहा है। अब नाउन का काम कैसे कर रहा है? देखो अब कॉम्प्लीमेंट है ये, अभी कॉम्प्लीमेंट कैसे बन रहा है? मैंने कहा माय हॉबी इज टीचिंग, मेरी जो हॉबी है वो पढ़ाना है। अच्छा पढ़ाना क्या है? जब मैं पूछूं कि पढ़ाना क्या है, टीचिंग क्या है? टीचिंग मेरी हॉबी है और मेरी हॉबी क्या है? टीचिंग। यानी माय हॉबी और टीचिंग दोनों एक ही चीज है। मैं इनको एक्सचेंज करके भी लिख सकता हूं।
मैं इस मैथ को ऐसे भी लिख दूं, टीचिंग इज माय हॉबी, तो भी अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ टीचिंग शब्द जो है वो माय हॉबी के लिए ही आ रहा है, इसलिए इसे जो हम कहते हैं, यही जो फॉर्म होता है यही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और चूंकि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक नाउन होता है, और हम यही पढ़ रहे थे कि जेरेंट जो होता है वो एक नाउन का काम करता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, सबको समझ में आ गई होगी। और देखिए मैंने कहा माई एम इज गेटिंग ए जॉब। मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है? गेटिंग ए जॉब, एक जॉब प्राप्त करना है। अब देखो ये गेटिंग ए जॉब की बात करें, अब यहाँ गेटिंग की बात करें हम, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएगी है, और गेटिंग ए जॉब ये पूरा जो फ्रेज आ रहा है ये क्या है? ये माई एम है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माई एम क्या है? गेटिंग ए जॉब। गेटिंग ए जॉब क्या है? अब इस लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गेटिंग ए जॉब इज माई एम। तो यानी कि एक दूसरे के पूरक हो गए, और यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, और ये क्रिया किसका काम कर रही है? कॉम्प्लीमेंट का। और एक कॉम्प्लीमेंट होगा इसलिए इसको हम कहते हैं नाउन। तो इस प्रकार से इस जेरेंट के ये फंक्शन होते हैं कि ये एज ए ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये कुछ कंपाउंड नाउन भी बनाता है इसका, और जो प्रयोग कहाँ होता है? तो ये कंपाउंड नाउन भी बना सकता है। कुछ कंपाउंड नाउन कैसे बनाता है? तो देखिए इसका अगला प्रयोग होगा एनी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। अब देखिए कंपाउंड नाउन कैसे बनाएगा? कुछ ऐसी कंपाउंड नाउन होती हैं, मतलब दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है, जो जेरेंट से मिलकर के बनी होती है। जैसे हम प्राय कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर, अब चूंकि देखो ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी। अब ड्रिंकिंग जो वाटर है पूरा एक फ्रेज है, एक नाउन है, और नाउन कैसे? कंपाउंड नाउन है, मिश्रित नाउन है, जो एक नाउन और दूसरा आपका जेरेंट से मिलकर के बना हुआ है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? वाटर फॉर ड्रिंकिंग। क्या मतलब हो जाता है इसका? ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो और एग्जाम्पल देखिए, देखो हम कहते हैं वॉशिंग मशीन। अब यदि ये कंपाउंड नाउन है, अब यहां पर देखो मैं कहूंगा मशीन फॉर वॉशिंग, मशीन फॉर वॉशिंग। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड नाउन का निर्माण करता है। तो ये जेरेंट के कुछ कार्य होते हैं, जेरेंट के कुछ फंक्शन है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वे क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो अपना साथ आईएनजी फॉर्म लेकर के वो एक संज्ञा का काम करने लग जाती हैं, उन्हें हम जेरेंट कहते हैं। और जेरेंट का जो कार्य होता है वो किसी वाक्य में सब्जेक्ट का होता है, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का होता है, या फिर वो किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का हो सकता है, या कहीं पर वो एक कंपाउंड नाउन का भी कार्य कर सकता है। तो ये थी अपनी जेरेंट की बात।
चले तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम देख रहे थे जेरेंट। जेरेंट के क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद में अगला जो होता है, अगली बात करते हैं हम पार्टिसिपल को लेकर के। तो जैसे मैं आपको बताया कि नल-फाइनाइट क्रियाएं 3 होती हैं, एक इन्फिनेटिव, एक जीरेंट। हमने इन्फिनेटिव को पढ़ लिया, जीरेंट की बात कर ली। अब उसका जो तीसरा पार्ट है होता है पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल जो होगा, ये पार्टिसिपल एक प्रकार का एडवर्ब होता है। यानी जैसा कि हमने पढ़ा कि टू इन्फिनेटिव एक नाउन होता है, जीरेंट एक नाउन होता है, जबकि पार्टिसिपल का जो काम होता है वो किसी वर्ब को, यानी इसका काम क्या होगा, किसी वर्ब को, और वर्ब को कन्वर्ट करेगा ये किसमें, एडजेक्टिव में। किसमें कन्वर्ट करेगा, ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट करता है। जबकि जीरेंट जो होता है वो किसी भी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करता है। इन्फिनेटिव जो होता है किसी क्रिया को नाउन में कन्वर्ट करता है। जबकि पार्टिसिपल जो होता है वो किसी क्रिया को किस में करेगा, ये किसी क्रिया को एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। अब दूसरी बात, जैसा हमने पहले पढ़ा कि बेशब्द, यानी जो किसी क्रिया को संज्ञा में बदलता है, इन्फिनेटिव की जब बात की थी कि वो किसी क्रिया को संज्ञा बनाता है, तो वो किसी क्रिया को संज्ञा बनाता है, इसलिए हमने उसको कहा था कि एक वर्बल नाउन होता है। जबकि पार्टिसिपल जो होता है ये किसी वर्ब को बनाएगा एडजेक्टिव, इसलिए इसे हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है, वर्बल एडजेक्टिव होता है। ये किसी क्रिया को एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। यानी कोई भी क्रिया, यदि वो क्रिया ना रह करके वो कहीं पर एडजेक्टिव पर काम करने लग जाती है, यदि वो किसी संज्ञा को मॉडिफाई करने लग जाती है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, तो जब हम पार्टिसिपल के प्रकार की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल ये पार्टिसिपल के जब प्रकार की बात की जाएगी तो ये पार्टिसिपल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। यानी पार्टिसिपल 3 होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक होता है परफेक्टो पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल अपने 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। यानी हम कहें तो इनका जो काम होता है वो होता है एडजेक्टिव का। ये किसी क्रिया को एडजेक्टिव बनाने का काम करेंगे। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो हम एक एक की बात करें। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे देगा। इसका काम क्या होगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, और जब ये फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ले लेगा तो इसका काम होगा ये उस क्रिया को एडजेक्टिव बनाएगा। बात समझ में आई? यानी यदि कोई क्रिया अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेकर के वो किसी संज्ञा को मॉडिफाई करने लग जाती है, किसी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाती है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। अभी हम बात कर रहे थे जिरेंड को लेकर के। जिरेंड में भी हमने देखा था कि वहां पर भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। देखिए जिरेंड का जो रूप होता है, जिरेंड में भी क्या होता है, वहां पर भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, यहां पर भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरेंड बोथ हैव सेम फॉर्म, दोनों का समान फॉर्म होता है, लेकिन द फंक्शंस ऑफ जिरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आर डिफरेंट, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं वो अलग होते हैं। Their forms are same, इनके फॉर्म तो समान है। मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या काम कर, उसका फॉर्म भी होता है आईएनजी फॉर्म, जिरेंड का भी फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग होता है। जब हमने जिरेंड की बात की थी तो जिरेंड का काम था किसी क्रिया को संज्ञा बनाना, यानी यदि कोई क्रिया आईएनजी फॉर्म लेकर के वो संज्ञा का काम कर रही है उसे हम जिरेंड कहते हैं, और यदि कोई क्रिया आईएनजी फॉर्म लेकर के वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जिरेंड। दोनों के बीच में यह अंतर होता है कि जिरेंड इज ए नाउन, ऑन अदर हैंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जिरेंड में क्या अंतर होता है। जिरेंड इज ए नाउन, जिरेंड इज ए वर्ब which ing form, which takes ing form and functions as a noun. But present participle is a verb which takes also ing form but functions as an adjective. That is clear? यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, जबकि जिरेंड जो होता है वो एक नाउन का काम करता है। तो ये दोनों की बात हुई। तो हमने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। आई सर्व ए मैन रनिंग in the street। इस फाइट में हम देख रहे हैं मैंने एक व्यक्ति को देखा। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति जो है वो एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर एक दूसरा शब्द आया हुआ है रनिंग। रनिंग जो शब्द है वो काम क्या कर रहा है, रनिंग किसके लिए आ रहा है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दौड़ रहा था, यानी रनिंग जो शब्द आ रहा है वो इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है। यानी ये संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यह रनिंग ने किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। यानी रन एक क्रिया है जिसने आईएनजी फॉर्म लिया और ये आईएनजी फॉर्म लेकर के ये क्रिया एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब यदि इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कह दूं, आई लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग। अब यहां वही रनिंग शब्द है और इस शब्द में हम रनिंग की जब बात कर रहे हैं तो रनिंग इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट, ये किसी संज्ञा को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका फंक्शन किसका हो गया, इसका फंक्शन हो गया नाउन का। तो आप पता लगा सकते हैं कि यहां पर इस रनिंग शब्द ने एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए ये है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि यहां इस रनिंग ने नाउन का काम किया है, इसलिए ये होगा आपका जिरेंड।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होगा कि जब कोई क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के वो क्रिया एक विशेषण का काम करने लग जाती है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। I found my friend sitting in my room। यहाँ पर देखिए I found my friend sitting in my room। अब यहाँ सिटिंग की जो बात करते हैं, बैठे हुए पाया किसको? मैंने अपने मित्र को अपने कमरे में बैठे हुए पाया, बैठे हुए मिला। सिटिंग अभी कौन है सिटिंग? तो सिटिंग की जब बात की जा रही है तो ये फ्रेंड के लिए आ रहा है और फ्रेंड एक नाउन है, तो यहाँ पर सिटिंग शब्द ने किसका काम किया है? ये किया है अपना एडजेक्टिव का, और जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो काम होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो काम होता है वो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के, और उस क्रिया का वो क्रिया एक विशेषण का काम करने लग जाती है। ये आपकी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगली आपकी जो वर्ब आती है वो आती है पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं बात करता हूं पास्ट पार्टिसिपल की कि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो दूसरी है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल भी किसी क्रिया को, वर्ब को क्या बनाएगा? ये भी एडजेक्टिव बनाएगा। पास्ट पार्टिसिपल का काम भी क्या होता है? किसी क्रिया को विशेषण बनाना, यानी पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये भी एक एडजेक्टिव होता है, ये किसी क्रिया को एडजेक्टिव बनाता है, लेकिन जो इसकी फॉर्मेशन होती है, जो इसका फॉर्म होता है वो होता है क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है, यानी ए वर्ब विद थर्ड फॉर्म। एक क्रिया जो तीसरे फॉर्म के साथ अपना थर्ड फॉर्म लेकर के, और जब उस क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वो क्रिया विशेषता बताने लग जाती है। यदि कोई क्रिया थर्ड फॉर्म लेकर के किसी संज्ञा की विशेषता बता रही है, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे I saw a died person। I saw a died person। अब देखिए यहाँ पर जब हमने बात की डाइड पर्सन, डाइड जो है वो क्रिया का तीसरा फॉर्म है, और यदि क्रिया का तीसरा फॉर्म है तो विशेषता बता रहा है कैसा व्यक्ति? डाइड पर्सन, मरा हुआ व्यक्ति। तो इस डाइड पर्सन की जब बात की जाएगी तो ये क्रिया है क्रिया का तीसरा फॉर्म, और तीसरा फॉर्म लेकर के संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और अगर आप देखिए आई थ्रू ए ब्रोकन, मैंने टूटा हुआ पेन फेंक दिया। अब देखिए ब्रोकन की जब बात की जा रही है, ब्रोकन, ब्रोकन क्या है? ब्रेक का तीसरा फॉर्म है, और ये क्रिया तीसरा फॉर्म लेकर के विशेषता किसकी बता रही है? पेन की, ब्रोकन पेन। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ तीसरा फॉर्म लेकर के, यदि कोई क्रिया थर्ड फॉर्म लेकर के वो किसी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाती है, उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब हम तीसरे पार्टिसिपल की बात करते हैं, और आपका जो तीसरा पार्टिसिपल होता है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसका काम कुछ अलग होता है। इस परफेक्ट पार्टिसिपल की हम जब बात करते हैं तो इसका जो फॉर्म बनता है वो हैविंग के साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म होता है।
यानी परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है। अब इसका काम क्या होता है, क्योंकि हैविंग के साथ क्रिया का तीसरा फॉर्म। अब आप इसको ऐसे समझिए, हिंदी में जब हम एक क्रिया पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी वाले सर ने बताया होगा कि ऐसी क्रिया जो मूल क्रिया से पहले घटित हो जाती है, ऐसी क्रिया जो अपने मूल क्रिया से पहले घटित होती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया के लिए वही अंग्रेजी में हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, हैविंग टेकन टी आई वेंट टू स्कूल। चाय पी करके मैं स्कूल चला गया। तो देखिए, चाय पी करके यहाँ पर दो काम हुए पहले। अब इस वाक्य में हम दो क्रियाएं घटित हो रही हैं, एक तो चाय का पीना और स्कूल का जाना। लेकिन ध्यान दीजिए कि इन दोनों क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी, यानी मुख्य क्रिया से पहले घटित होने वाली क्रिया। तो मुख्य क्रिया तो आपकी वेंट है, और वेंट से पहले भी कोई काम हुआ है, यानी मैं स्कूल गया, लेकिन स्कूल जाने से पहले भी एक काम हुआ था। क्या हुआ है वो, हैविंग टेकन टी, चाय पी करके। अर्थात तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और देखिए, हैविंग पैक्ड माय लगेज I went to station। अब इस वाक्य में हम देखें तो यहां पर मुख्य क्रिया आपकी यह है, और इस क्रिया से ठीक पहले एक वर्ब आ रही है, पैक करना। यानी मैं अपना सामान बांध करके रेलवे स्टेशन पर गया था, तो पहले काम तो यह हुआ है। तो जो काम पहले होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, हिंदी में पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो हैविंग के साथ की क्रिया का तीसरा फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से ये जो पार्टिसिपल होता है वो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर मैंने बात की थी आपको जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, कि जीरेंड इज ए नाउन बट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव। तो ये हमारी पार्टिसिपल को लेकर के कुछ बातें थी। अब इसके बाद हम अपने एक दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वो अपना टॉपिक होगा, हमने देखिए वर्ब का ये पार्ट पढ़ लिया है। मेन वर्ब आपकी हो चुकी है। मेन वर्ब के बाद में आपकी एक दूसरी वर्ब आती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। और अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सहायक क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।